13वां देखेंगे A-1 B 5-3 तथा C 3-5 इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए इसकी माध्यिकाएं निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज ABC है, तो इसमें माध्यिका का मतलब होता है कि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिला दो तो उसको बोलते हैं माध्यिका। जैसे यहाँ AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु है भुजा का, ऐसे B माध्यिका है तो E भुजा का मध्य बिंदु है, ऐसे CF माध्यिका है तो F भुजा का मध्य बिंदु है। और ये जहां जाके काटते हैं वो केंद्रक होता है G। तो हमें G से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये G लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें केवल माध्यिकाओं की लंबाई चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें मध्य बिंदु का सूत्र 3 बार लगाना पड़ेगा। एक बार बताना पड़ेगा कि D जो है, अब देखिए यहाँ D के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, E को x2 y2 और F को x3 y3। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 तथा y बराबर y1 प्लस y2/2। ये सूत्र है मध्य बिंदु का। अब एक बार सूत्र लिख दिया, आप बार बार इसको यूज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखिए, एक बार यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमें x1 का मान मिलेगा 5 प्लस 3/2, तो 8/2 आएगा, मतलब 8/2 मतलब 4 आएगा, तो x1 का मान 4। ऐसे ही y1 का मान -3 प्लस 5/2, तो 5 - 3 2 आएगा, 2/2 1। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 4 1, तो D का निर्देशांक पता चल गया 4 1। ऐसे ही इसके बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, 3 प्लस -1/2, तो 3 - 1/2, तो ये देखिए -1 प्लस 3/2, तो 1 आ गया। और फिर ऐसे y के लिए 1 प्लस 5/2 6/2 आएगा 3, तो y2 का मान 3, तो बिंदु आ गया 1 3। ये देखिए आपको पता चल गया 1 3। इसी तरीके से F निकाल सकते हैं, ए इन दोनों के बीच, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 5 प्लस -1, तो 5 -1 या -1 प्लस 5/2, तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 प्लस -1/2, तो 5 -1/2 4/2 आएगा। और एक बार इन दोनों के बीच y का निकालेंगे, y का 1 -3 प्लस 1/2, तो -3 प्लस 1/2 -2/2 -1। F का निर्देशांक आ गया 2 - 1, ये F का निर्देशांक हो गया। इस तरीके से हमें D का भी निर्देशांक मिल गया, E का भी मिल गया, F का भी मिल गया, ये तीनों निर्देशांक हमें मिल गए। तब हम क्या करेंगे, अब ये जो तीनों निर्देशांक मिले हुए हैं, अब हमें दूरी का सूत्र लगा करके माध्यिकाओं की लंबाई निकालना। एक बार दूरी AD के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका AD की लंबाई मिल जाएगी। फिर BE के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका BE की लंबाई मिल जाएगी। फिर CF के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका CF की लंबाई मिल जाएगी। यहाँ देखिए एक बार यहाँ दूरी का सूत्र मैं लिख देता हूँ। दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर। अब ये आपने दूरी का सूत्र लगा दिया। अब यही दूरी के सूत्र से एक बार AD निकाल लिया, तो ध्यान रखिए जब A और D के बीच लगाएंगे तो एक को x1 y1 मान लेंगे, एक को x2 y2 और दूरी का सूत्र यहाँ लगा लेंगे। एक बार B के बीच लगाएंगे तो यहाँ देखिए BE के बीच दूरी का सूत्र, ये B को x1 y1 मान लेंगे, E को x2 y2। और ऐसे ही CF के बीच लगाएंगे तो C को x1 y1 मान लिया और F को x2 y2 और इस दूरी CF निकाल लिया। इस तरीके से माध्यिका AD की लंबाई 5 आ गई और माध्यिका BE की लंबाई 2 करनी में 13 आ गई और माध्यिका CF की लंबाई करनी में 37 आ गई। यहाँ पे बता दिया कि बिंदु ABC शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई एक है 5, दूसरा 2 करनी में 13, तीसरा करनी में 37। इस तरीके से है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, D-76 E8-5 F2-2 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु तो उस त्रिभुज के केंद्रक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें, तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ मानेंगे कि माना, ध्यान से देखना, हमें
दिया क्या है, DEF त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब एक ABC त्रिभुज है, उसके A, B और C का मान नहीं मालूम है, बल्कि त्रिभुज की जो भुजा का मध्य बिंदु D है उसका निर्देशांक मालूम है, इस भुजा BC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक मालूम है, भुजा AC का मध्य बिंदु F का निर्देशांक मालूम है, और हमें A, B और C का निर्देशांक नहीं मालूम। अगर ABC का मिला होता तब तो आसान था, फिर तो केंद्र का आप जानते हो निकालना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसका मतलब अभी हमें ये तीनों का पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र जो अभी लगाया था, एक बार इन दोनों के बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमें x1 और x2 में एक समीकरण मिलेगा। ऐसे ही जब y के लिए लगाएंगे तो y1 और y2 में एक समीकरण मिलेगा। फिर इसी तरीके से एक बार यहां मध्य बिंदु का, तो आप क्या करो, सबसे पहले a और b के बीच मध्य बिंदु का सूत्र केवल x वाले लगाओ, और b और c के बीच केवल x वाले मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, और a और c के बीच भी केवल x वाला मध्य बिंदु का सूत्र लगा के पहले ये 3 समीकरण प्राप्त कर लो। जैसे देखो यहाँ पे किया है, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाया है उसने, कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, यहाँ से देखिए x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो होता है। अब यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये समझो x का मतलब -7 का मान दिया है x का, और यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 उधर जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 -14, एक समीकरण मिल जाएगा, समीकरण एक। फिर इसके बीच लगाएंगे x वाला ही, y वाला भी नहीं लगाएंगे, x वाला। तो ये देखिए 8 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये देखिए 8 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 3। फिर ये 2 8 16 हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 बराबर 16, समीकरण 2 हो गया। फिर इसके बीच लगाएंगे x वाला ही, 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 3, 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, सॉरी x1 प्लस x3 अपॉन 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, ये समीकरण 3 हो गया। अब ये 3 समीकरण प्राप्त हो गए। इन तीनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो जब आपको 3 चरांक वाला समीकरण मिलता है तो उसको हल करने का नियम क्या होता है, एक बार समीकरण 1 2 3 को जोड़ दो। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर तो आपका देखिए बाएं ये दोनों बाएं, ये दोनों, कुल 6 लोग हो जाएंगे। x1 देखिए यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू -14 प्लस 16 प्लस 4। तो बाया 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 जुड़ गया, दाया दाया दाया। यहाँ से x1 2 बार है, 2x1 हो जाएगा, x2 2 बार है, 2x2, x3 भी 2 बार है, 2x3, और इस 16 4 20, 20 में से 14 गया 6। यहाँ से 2 से भाग देने पर, यहाँ उसने क्या किया, 2 कॉमन लिया है फिर भाग दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट 2 से भाग दो, एक स्टेप बच जाएगा आपका, डायरेक्ट आ सकता है। ये समीकरण मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। सेम तरीके से हम y वाला करेंगे। देखिए एक बार इनके बीच y का निकालेंगे, 6 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, 6 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये 2 छंग 12 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे y वाला लेंगे, 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये देखिए 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है। तो यहाँ देखो 2 25 10, एक समीकरण मिल गया अगला 6वां। फिर यहाँ लगा लिया, इनके बीच -2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 3, -2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, समीकरण 7 मिल गया। अब इसमें भी 5 6 और 7 को जोड़ने पर तो बाया 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 जुड़ गया, y1 प्लस y2 प्लस, देखिए यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, बाया पूरा जोड़ लिया इक्वल टू दाया दाया जोड़ लिया, 12 धन 10 ऋण 4। अब 12 10 22, 22 में से 4 गया 18, और यहाँ 2i1 2i2 2i3, 2 बार है सब, 2 कॉमन लेके भाग दे दिया, या फिर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, ये मिल गया। अब जी हमें निकालना है। देखिए बिंदु जी का निर्देशांक मान लेते हैं x y है, ये त्रिभुज का केंद्रक है, और केंद्रक का सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान यहाँ पता है 3, ये तीनों का योगफल कितना है 3।
तो ये देखो तीनों का योगफल 3 और ये बटे 3 काटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान यहाँ से देखिए 9 है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान देखिए समीकरण 8 से यहाँ लिखा भी जा रहा है ऐसा, कौन से समीकरण से, तो इसका मान 9 बटे 3, 3 3 9। इस तरीके से केंद्रक का निर्देशांक हमें पता चल गया 1 3, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना हो गया 1,3। इस तरीके से हमने आज 14 क्वेश्चन इसमें कर लिया है। अब बाकी 7 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 तक है, तो अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले किया हुआ है, या तो किसी उदाहरण में या किसी प्रश्न संग्रह में, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देखिए ये 15वां प्रश्न है, उदाहरण 4 पेज 105 टेक्स्ट बुक में। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में उदाहरण 4 पेज 105 पे आपने किया है इसको। क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ क्या है। सिद्ध करो कि A 4-1 B 6-0 C 7-2 तथा D 5-3 वर्ग के शीर्ष बिंदु है। हमें दिखाना है कि ABCD द्वारा एक वर्ग बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ABCD एक वर्ग बनाया है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कहाँ पे किया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 ये उदाहरण 4 ये मैंने आपको कराया था। सिद्ध कीजिए बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 वर्ग के शीर्ष बिंदु है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको, तो वही यहाँ पे भी किया गया है, जैसे वहां उदाहरण में किया गया वैसे यहाँ पे किया गया। तो क्या करेंगे इसके लिए, और वहां पे भी क्या किया था। इसमें आपको जब वर्ग सिद्ध करना हो तो आपको यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी का सूत्र अब वही यहाँ पे फिर है, ध्यान रखिएगा कि दूरी का सूत्र जो है केवल एक बार लिखो और उसको बार बार लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ BC लिख दो, यहाँ पे भी इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ CD केवल एक बार सूत्र लिखो बस। दूरी के सूत्र से क्या होता है, दूरी करणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बस एक बार सूत्र लिखना है, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए हर बार इसने लगाए, कहीं पे भी मत लगाइए। आपको मैं आसान कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार आपको सूत्र नहीं, एक बार आप सूत्र लिखिए बस, आपको बार बार सूत्र नहीं लिखना है। चलिए अब समझाता हूँ आपको। ये क्या 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 करना है आपको। दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र है करणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस सूत्र को, इस दूरी के सूत्र को आपको 6 बार लगाना है। एक बार AB निकालना है दूरी के सूत्र से, ये देखिए यहाँ पे AB दूरी के सूत्र से, फिर BC निकालना है दूरी के सूत्र से, ये देखिए, फिर ऐसे ही CD निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर AD निकालेंगे दूरी के सूत्र से। तो चारों भुजा निकाल लिया दूरी के सूत्र से। AC और BD ये दोनों विकर्ण निकाल लिया। ये देखिए CD AD चारों भुजा निकल गया, और उसके बाद विकर्ण AC निकाल लिया, विकर्ण BD। अब इसमें वर्ग कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो दूरी के सूत्र से AB BC CD और AD ये चारों मान समान आना चाहिए। इधर देखिए AB का मान दूरी के सूत्र से करणी में 5, BC का मान भी करणी में 5, CD का मान भी करणी में 5, AD का मान भी करणी में 5। तो ये चारों भुजाओं का मान करणी में 5 आ रहा है। इसलिए समीकरण 1 2 3 4 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चारों भुजाएं समान आ गई। तो ध्यान रखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान आती है वह वर्ग नहीं होता है, वो सम चतुर्भुज होता है। इसलिए ABCD सिद्ध हो गया सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज के आगे अगर हमें वर्ग सिद्ध करना है तो हमें इसके विकर्ण समान दिखाने पड़ेंगे। तो हम AC और BD ये विकर्ण भी दूरी के सूत्र से निकाल लेंगे। इधर देखिए AC का मान करणी में 10 निकाला और विकर्ण BD का मान भी करणी में 10।
विकर्णों की लंबाई भी आपस में समान है। समचतुर्भुज ABCD है, उसमें विकर्ण आपस में समान है, और जिस समचतुर्भुज के विकर्ण समान हो जाते हैं, अगर चारों भुजा समान है तो समचतुर्भुज है, और उस समचतुर्भुज के अगर विकर्ण भी समान हो जाते हैं तो वह वर्ग हो जाता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम हो तो वह वर्ग होता है। इसलिए सिद्ध हो गया कि ये हमारा जो चतुर्भुज है ये क्या है, वर्ग है। 16वां क्वेश्चन एक प्रश्न नंबर 7 की तरह है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? शीर्ष बिंदु A71 B35 C220 वाले त्रिभुज के परवृत्त के परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना। अब अगर आप देखें तो ये परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना ये आप सीख चुके हो, ये आपने एक उदाहरण में भी सीखा था, और यही प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न 7 जो है ना, वह भी वैसे सीखा है। देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, 7वां क्वेश्चन देखिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 7वां, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ABC हो तो इस त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने 7वां प्रश्न किया था, इधर देखिए परिकेंद्र का निर्देशांक, यहाँ पे भी वही करना है, परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। बस केवल फर्क ये है कि 16वें क्वेश्चन में जो बिंदु दिया गया A71 B35 C20, ये बिंदु दिया गया A71 B35 C20 वाले त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र अर्थात परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में त्रुटि है, तो कुछ भी त्रुटि नहीं है, ये सही है। अब देखिए A71 हो गया, B35 हो गया, C20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे, वृत्त पर ABC तीनों बिंदु ले लिए। फिर हम क्या करते हैं, हमें इसका परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र क्या होता है, मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, वृत्त का वो केंद्र जहां से जितनी दूरी A की रहेगी उतनी दूरी B की रहेगी, उतनी दूरी C की रहेगी, मतलब OA बराबर OB बराबर OC। इधर देखिए कि ABC हो गया, तो O यह मान लेते हैं O इसका परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है, तो OA बराबर OB होगा। OA बराबर OB लेकर के हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब दूरी का सूत्र एक बार OA के लिए लगाएंगे, एक बार OA के बीच दूरी का सूत्र, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, a - 3 होल स्क्वायर प्लस b - 5 होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ लगाया है OB का, और OA का लगाएंगे तो a - 7 होल स्क्वायर प्लस b - 1 होल स्क्वायर, a - 7 होल स्क्वायर प्लस b - 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये इधर a स्क्वायर कट जाएगा, इधर b स्क्वायर कट जाएगा। फिर सब a वाले को एक तरफ करेंगे, b वाले को एक तरफ करेंगे। देखिए अभी बचा इसमें a वाले को एक साइड किया, फिर b वाले को एक साथ किया, सजाती पद संख्या को एक साथ किया, फिर ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले आया फिर -8 कॉमन लिया, -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ a - b हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इतना स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, यही एक स्टेप में आप कर सकते हो, लिख दो 8 से भाग देने पर, और ये हो जाए -a प्लस b इक्वल टू -2, या -8 से भाग दे दो तो यही आ जाएगा। आपके ऊपर है, ये भी सही है कि उसने कॉमन लेके किया है, एक समीकरण बन जाता है। फिर इन्होंने ले लिया OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, यहाँ दूरी का सूत्र लगाएंगे, a - 3 होल स्क्वायर प्लस b - 5 होल स्क्वायर। देखिए a - 3 होल स्क्वायर प्लस b - 5 होल स्क्वायर, और फिर OC के बीच में लगाया तो a - 2 होल स्क्वायर प्लस b - 0 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, करंडी हट जाएगी, और जब करंडी हट जाएगी तो फिर यहाँ पे a - b होल स्क्वायर, यहाँ a - b होल स्क्वायर, सब जगह a - b होल स्क्वायर का, यहाँ पे डायरेक्ट b स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि b में से 0 जाएगा तो b आएगा। और इस तरीके से इसमें भी वही b स्क्वायर a स्क्वायर कट गया, बाकी जो पद है उसमें a को एक साथ, b को एक साथ, b तो यहाँ अकेला ही है, और संख्या, फिर यहाँ पे भी a और b में एक समीकरण और मिल जाएगा, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने के लिए आप गुणांक समान करने की निरसन पद्धति यहाँ पे लगाया, आप उसका यूज कर सकते हैं, मान रखने की पद्धति यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गुणांक समान करने की निरसन पद्धति से उसने हल करके a और b का मान निकाला है। यहाँ पे
ए का मान मिला 25/6 और बी का मिला है 13/6। इस तरीके से इसके परिकेंद्र का निर्देशांक मिल गया 25/6, 13/6। अब उसने क्या बोला है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अगर केवल बोला था परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो तब हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन जब उसने बोला इसकी त्रिज्या ज्ञात करो तब हम यहाँ पे दूरी का सूत्र जब इधर आ गया, देखिए ए का मान 25/6 13/6 आ गया, तब आप त्रिज्या ज्ञात करने के लिए चाहे OA चाहे OB चाहे OC किसी के बीच दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। इसने यहाँ पे देखो OC के बीच लगाया है, आप चाहे तो OA के बीच लगाओ चाहे OB के, उससे कोई फर्क नहीं, तीनों में आंसर वही आने वाला है। तो OC के बीच यहाँ देखिए दूरी का सूत्र लगा के इसने x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ 25/6 है, ए का मान कितना है 25/6 माइनस 2 होल स्क्वायर, या इधर से लगाया उसने 2 - 25/6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 13 क्योंकि है 13/6 से 13/6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया कैसे, यहाँ तिरक गुणा हो गया 6 दूना 12, यहाँ तो 0 में से घटेगा उतना ही आएगा, फिर इधर घटाएंगे तो -13/6 का स्क्वायर -13/6 का उतना ही आएगा। जो इसको जोड़ी बन गई, ये करने की जरूरत यहाँ पे देखिए 169/36 169, अच्छा ये प्लस है, सॉरी प्लस है, इसको जोड़ेंगे यहाँ इसने 169 गुणे 2/36 कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं। आप क्या करो, हर समान हर को एक बार लिख के जोड़ दो, वही मतलब हुआ। फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इस तरीके से इसकी त्रिज्या आ गई, लेकिन ध्यान रखिए त्रिज्या जब निकालने के लिए बोलेगा तभी आपको त्रिज्या निकालना, नहीं बोला है तो नहीं निकालना है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिंदु A 4-3 तथा B 8-5 हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए A आपका लिख दिया है मैंने, प्रश्न संग्रह 5.2 का प्रश्न 1, ये बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको mn मानेंगे, फिर अपना विभाजन का सूत्र लगा देंगे। देखिए x1 y1 x2 y2, और ये जो जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना है उसको मान लेते हैं, बिंदु का निर्देशांक जिसका निकालना है उसको pxy मान लिया, और 3:1 है तो 3:1 मतलब m/n का मान 3:1। फिर अपना विभाजन का सूत्र लगा दिया। यहाँ देखिए ये विभाजन का सूत्र है, x = mx2 + nx1/m + n, y = my2 + ny1/m। और इस तरीके से हमें बिंदु P का निर्देशांक मिल जाएगा। ये विभाजन का सूत्र आपने